रीबॉर्न फॉर रिवेंज एपिसोड 2। अभी मिस्टर महेश्वरी यह सारी बातें सोच रहे थे कि तभी कनक की नज़र दरवाजे पर खड़े अपने दादाजी पर पड़ती है, जिन्हें देख वो उसे नस की कंप्लेंट करते हुए बोलते हैं, दादू आप जानते हो ना कि मैं इस तरह की बोरिंग सूप वगैरह नहीं पीती हूँ। तो फिर इस नस को देखो, यह मेरे लिए यही लेकर आई है और ये नस दी मेरे मना करने पर भी नहीं मान रही है। आप ही इसे कुछ कहो ना। जिसकी बातें सुन मिस्टर महेश्वरी हल्का मुस्कुराते हुए वार्ड में इंटर करते हुए कनक के पास जाओ से समझाने हुए बोलते हैं, इट्स ओके, आई नो यू डोंट लाइक दिस सिंपल फूड, बट फॉर नाउ यू ईट अ लिटिल, इट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। और चिंता मत करो, ज्यादा समय तक तुम्हें हॉस्पिटल का खाना नहीं खाना पड़ेगा, बल्कि तुम अपनी मधु आंटी के हाथ का ही बनाया खाना खाओगी। थोड़ी देर में ड्राइवर घर से खाना तुम्हारी लता ही होगा, तब तक के लिए थोड़ा सा खा लो। जिनकी यह बात सुन सामने खरी नस बोलती है, सर आप समझ नहीं रहे हैं, यह अभी ये बाहर का खाना नहीं खा सकती। वो नस बोल ही रही थी, सामने से मिस्टर महेश्वरी उसे रोकने हुए बोलते हैं, मैं जानता हूं आप मेरी पोती की भलाई के बारे में सोच रही है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने ऑलरेडी डॉक्टर से बात कर ली है और उन्हें के इंस्ट्रक्शन से मैं अपनी पोती के लिए खुद अपने घर पर फूड प्रिपेयर करवा रहा हूं। जिनकी यह बात सुन कनक के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी ब्राइट स्माइल आ जाती है और वह अपने दादू को गले लगा लेती है। कितने समय बाद था जब कनक को ऐसा आभास हो रहा था जैसे उसके साथ कोई है यहाँ जिसे उसकी परवाह है, क्योंकि जो वक्त कनक ने अकेले देखा था उसे वक्त कनक के साथ कोई भी नहीं था। उसके दादाजी के जाने के बाद वो बहुत अकेली सी पड़ गई थी, जहां परिवार में किसी को उसकी कोई परवाह नहीं थी। अपनी तरफ से तो कनक ने बहुत कोशिश की थी, उर्मिला, माहिरा, सृष्टि और अपने पिता को इम्प्रेस करने की, उनके लिए हर एक चीज करने की कोशिश किया करती थी। हालांकि उसके दादाजी की उसके साथ होने तक उन लोगों का बिहेवियर उसके साथ सही भी था, लेकिन जब से उसके दादू की मौत हुई उन लोगों की जैसे फितरत ही बदल गई और उन सभी का असली चेहरा कनक के सामने आ गया, चाहे वो उसकी खुद के बायोलॉजिकल पिता मिस्टर मनीष माहेश्वरी हो या फिर सौतेली माँ उर्मिला और उसकी बेटी। किसी ने उसका साथ नहीं दिया था, सबने उसे अकेला कर दिया था। पर अब उसके पास दूसरा मौका था, उसके साथ उसके दादाजी थे, जिस बात से वो बहुत ही खुशी थी। यहाँ तक कि जो फूड पहले वह खाने से मना कर रही थी, अपने दादू की बात रखने के लिए वो हॉस्पिटल का फूड भी खा लेती है। जिसके करीब 6 दिन बाद कनक की लगभग सारी इंजरीज अब हिल हो चुकी थी, उसे हॉस्पिटल में रखने की कोई जरूरत नहीं थी, जिसके वजह से उसके दादू उसे डिस्चार्ज करवाकर वापस महेश्वरी मैंशन ले आते हैं, जहां मधु स्पेशली कनक का काफी अच्छे से ध्यान रख रही थी। सुबह की 7 बजे बज रहे थे। कनक अपने बेडरूम में ड्रेस चेंज कर रही थी, मधु की मदद से। वही कनक जब अपने पुराने ड्रेस पहनती है तो उसे वह थोड़े ढीले होते हैं, जिसे देख मधु थोड़ा हैरानी होती है और वो बड़े ध्यान से कनक को देखते हैं। तो उसे नजर आता है कि कनक ने एक्चुअली में पिछले कुछ दिनों से काफी हद तक उसने वेट लॉस किया है, जिससे उसे कनक की फिक्र होने लगती है और वह कनक से बोलती है, कनक बेबी जी, आप अपनी सौतेली माँ और बहन की वजह से पिछले कुछ दिनों काफी परेशान रही है, जिसकी वजह से आप बहुत कमजोर हो गई है, लेकिन अब आपको अच्छे से अपने हेल्थ की ध्यान रखना की जरूरत है। देखिए आप कितनी पतली हो गई है, ये ड्रेस जो आपको इतना फिटिंग ए रहा था वो भी इतना लूज ए रहा है। जिसकी ये बात सुन कनक खुद को मिरर में देखती है तो वाकई वो पहले से काफी स्लिम लग रही थी। उसने वेट लॉस किया था, पर वहीं जहां मधु को कनक की फिक्र हो रही थी, उसके वेट लॉस की वजह से दूसरी तरफ कनक के चेहरे की मुस्कान और भी बड़ी हो जाती है और वो मुस्कुराते हुए मधु से बोलती है, मधु आंटी अपना परेशान क्यों हो रही हो, क्या हुआ, जो मैं थोड़ी स्लिम भी हो गई तो अच्छा ही है, इसे मेरी पर्सनैलिटी और भी अच्छी लग रही है। नहीं बेबी जी, आपको उन बाकी लड़कियों की तरह जीरो फिगर खुद को करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे तो आप थोड़ी गोल मटोल से ही अच्छी लगती हो, बिल्कुल सबसे प्यारी, और मैं आपको वेट लॉस नहीं करने दूंगी। कनक वह मधु की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, बल्कि वह मिरर में देखते हुए खुद अपने स्क्रीन पर थोड़ा मेकअप अप्लाई करते हुए सॉन्ग्स गुनगुना रही थी, जिसे सुन मधु थोड़ा क्यूरोसिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो कनक से सवाल करती है, क्या बात है कनक बीवी जी, क्या हुआ, आप बहुत खुश नजर आ रही हो। मैं खुश नजर आ रही हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। जिसके अगले ही पल कनक मधु को जवाब देती है, अच्छा तो बताइए आप किस चीज में इतनी खुश है।
मधु का दोबारा से सवाल सुन कनक अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लिए मधु से सवाल करती है, क्या आप सच में जानना चाहती है कि मैं इतनी खुश क्यों हूं? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ। ठीक है, मैं भी आपको बताती हूँ। ये बात बोलते हुए कनक मधु के कण के पास जाते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में बोलते हैं, लेकिन मैं आपको अपना सिगरेट नहीं बताऊंगी। ये बात बोलते के बाद कनक के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वही वो बिना मधु के किसी बात का जवाब दिए हंसते हुए अपने बेडरूम से बाहर निकाल जाती है। अपने जीवन में कनक ने डिसाइड किया था कि वो पहले की तरह अब अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करेगी। अपने सौतेली माँ या पिता को खुश करने के लिए खुद को बदलने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही कारण था, उन गुनहगारों से अपना बदला लेना, और सबसे बड़ी बात, अपनी जिंदगी में मिले इस दूसरे मौके का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहती थी। इस बारे में सोचते हुए कनक मधु से बोलते हैं, मधु आंटी मैं अभी इसी वक्त किचन में जा रही हूँ दादू के लिए सुबह की चाय बनाने। जिसकी बात सुन मधु मुस्कुराते हुए बोलती है, कनक बेबी जी, आप खुद से चाय बनाने जाएंगे? लेकिन क्यों? अपने आज से पहले तो कभी किचन में भाव नहीं रखा। और वैसे भी आपको क्या लगता है, बड़े साहब को चाय देने के लिए लोगों की कमी है? घर में इतने सारे नौकर हैं, किसी ना किसी ने साहब के लिए चाय बना ही दिया होगा, और बड़े साहब ने पी भी लिया होगा। जिसकी इस बात पर कनक थोड़ा निराश होते हुए बोलती है, राधा आंटी क्या मैं अपने जादू के लिए चाय भी नहीं बना सकती? और फिर मेरी बनाई हुई है चाय का क्या किसी नौकर की बनाई हुई चाय से तुलना हो सकती है? क्या दादू मेरे हाथ की बनाई हुई चाय नहीं पिएंगे? बचपन से ही कनक सबसे ज्यादा अपने दादू के करीब रही है, और मिस्टर महेश्वरी भी अपने सभी ग्रैंड चिल्ड्रंस में से कनक को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जो बात किसी से नहीं छपी थी, और मधु से तो बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत पहले से महेश्वरी मैंशन में काम करती आ रही है, और उसे पता है कि मिस्टर महेश्वरी कनक को कितना प्यार करते हैं। वो तो बस यह नहीं चाहती थी कि कनक किचन में जाकर काम ना करे, इसीलिए वो उसे रोक रही थी। पर अभी कनक की यह बात सुन उसे एक्सप्लेन करते हुए बोलती है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि बड़े साहब को तो बहुत खुशी होगी अगर आप उनके लिए चाय लेकर जाएंगे तो। मैं तो बस इसलिए बोल रही थी कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं सुना, मैंने कहा ना मैं खुद चाय बनाऊंगी। ये बात बोलते हुए कनक बिना मधु के जवाब का इंतजार किए बेडरूम से निकाल जाती है। जिसकी थोड़ी देर बाद मिस्टर महेश्वरी अपना मॉर्निंग वॉक कंप्लीट करने के बाद गार्डन में बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे कि तभी उनकी नज़र सामने से कनक पर पड़ती है, जो कि अपने चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी ब्राइट स्माइल लिए हाथों में चाय की ट्रॉलर गार्डन की तरफ आ रही थी। वही अपनी लाडली पोते को वापस से इस तरह से देखकर मिस्टर महेश्वरी के चेहरे पर भी एक बहुत ही प्यारी मुस्कान आ जाती है, और वह न्यूज़पेपर सामने रखते हुए कनक की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, बेटा तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई? वैसे तो कनक को देख मिस्टर महेश्वरी को खुशी हुई थी, लेकिन फिर भी वो थोड़ा गुस्सा होते हुए कनक को खुद का ख्याल रखना के लिए बोलते हैं, कनक बेटा तुम्हें थोड़ी देर और रेस्ट करनी चाहिए थी। मैं तुम्हें दर्द और तकलीफ में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। जी दादू, वो मेरी नींद खुल गई थी, इसलिए मैं किचन में जाकर आपके लिए ये चाय बनाकर लाए। ये बोलते हुए अपने चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान लिए मिस्टर महेश्वरी के पास ही सोफे पर बैठते हुए चाय का कप मिस्टर महेश्वरी के हाथों में पकड़ती है, जिससे कि मिस्टर महेश्वरी की खुशी और भी बढ़ जाती है, और वो खुशी खुशी कनक का बनाया हुआ चाय पीने लगते हैं। जिसके बाद कनक एक दूसरा चाय का कप उठाते हुए मधु की तरफ आगे बढ़ती है, जिसे लेने में मधु को थोड़ी हेसिटेशन हो रही थी, क्योंकि वह एक नौकरानी थी, वही कनक परिवार की बड़ी बेटी। ऐसे में मधु का कनक का बनाया हुआ चाय पीना अपने बड़े साहब के सामने ये बहुत बड़ी बात थी। इसी वजह से वो एक नज़र में से महेश्वरी की तरफ देखती है, उनका इजाजत लेने के लिए कि क्या वो कनक के हाथ से चाय पी सकती है। वही मिस्टर महेश्वरी भी कनक की हरकत देखते हैं, जिससे कि अचानक से उन्हें मन में थोड़ी खुशी होती है। उन्हें ऐसा फील होता है कि शायद उनकी यह ना समझ पोती अब थोड़ी मेच्योर हो गई है, जिसे अपने आसपास रहने वाले लोगों का ख्याल होने लगा है। और मुस्कुराते हुए मधु से बोलते हैं, मेरी तरफ क्या देख रही हो? बचपन से तुम कनकन का ध्यान रखते आ रही हो, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। जाहिर सी बात है तुम कनक की जिंदगी में एक नौकर की नहीं बल्कि एक परिवार के सदस्य की है, और अब कनक जब तुम्हें का ओ चाय दे रही है तो ले लो, इसमें कुछ बुरा नहीं है।
जिनकी यह बात सुन मधु की हिचकिचाहट दूर हो जाती है और वह आगे बढ़ खाना के हाथ से चाय का कप लेते हुए बोलती है, बड़े साहब आप बहुत लक्की है जो आपको इतनी प्यारी पोती मिली है। देखिए तो किस तरह से आपका ख्याल रख रही है। जिसकी यह बात सुन मिस्टर महेश्वरी के चेहरे पर एक प्राउड स्माइल नजर आने लगती है, इस बात से क्योंकि बहुत ही सच में उन्हें कितना प्यार करती है। जिसके बाद वह कनक को अपने पास बिठाते हुए कनक से उसके हेल्थ के बारे में पूछने लगते हैं कि आप उसकी तबीयत कैसी है, कहीं उसे कहीं पेन तो नहीं हो रहा? अगर है तो बता दो, वो डॉक्टर को बुला लेंगे उसका बॉडी चेकअप के लिए। नहीं दादू, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कहीं कोई पेन नहीं हो रहा है। कल ही तो मैं हॉस्पिटल से आई हूं, और अगर कोई तकलीफ होगी भी तो मैं खुद बता दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। कुछ देर तक कनक और मिस्टर महेश्वरी साथ में गार्डन में बैठे कोई आसपास लगे खूबसूरत फूलों को देखते हुए उसे बातें कर रही थे। वहीं उनके आसपास कुछ नौकर थे जो आपने अपने काम कर रहे थे। माहौल काफी खुशनुमा नजर आ रहा था कि तभी 3 अनवांटेड गेस्ट की एंट्री होती है, जिन्हें देख मिस्टर महेश्वरी की चेहरे की सारी खुशी गायब हो जाती है। कुछ देर तक कनक और मिस्टर महेश्वरी साथ में गार्डन में बैठे कोई आसपास लगे खूबसूरत फूलों को देखते हुए उसे बातें कर रही थे। वहीं उनके आसपास कुछ नौकर थे जो आपने अपने काम कर रहे थे। माहौल काफी खुशनुमा नजर आ रहा था कि तभी 3 अनवांटेड गेस्ट की एंट्री होती है, जिन्हें देख मिस्टर महेश्वरी की चेहरे की सारी खुशी गायब हो जाती है। उर्मिला अपने दोनों बच्चे माहिरा और सृष्टि के साथ मिस्टर महेश्वरी के पास पहुंचती है। वो ही उर्मिला अपने चेहरे पर एक फोर्स स्माइल लिए सामने मिस्टर महेश्वरी को गुड मॉर्निंग विश करती है, बिल्कुल एक परफेक्ट बहू की तरह। पर मैसेज उर्मिला के चेहरे को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि उनके मन में इस वक्त काफी सारा गुस्सा भरा हुआ है, जो कि उनके चेहरे की झूठी मुस्कान से भी नहीं छुपा पा रही थी। वो ही कनक बड़े गौर से अपने सामने करें इन तीनों चेहरे को देती है, जिनके चेहरे में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं था, जिन्हें देखकर कनक को पुरानी यादें ताजा हो जाती है कि किस तरह से माहिरा ने उसके साथ गलत किया था, खुद अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसे फॉर्म करके बदनाम कर दिया था। वहीं दूसरे साइड खड़ी उर्मिला, जिसे ने उसे महेश्वरी मेंशन से निकाल दिया था। कनक की बर्बादी के पीछे की सबसे बड़ी वजह में से एक मैसेज उर्मिला महेश्वरी ही थी, जिनके कनक को घर से निकलना के बाद ही माहिरा ने कनक का अपने कार से एक्सीडेंट किया था। हालांकि अभी मैसेज उर्मिला के पर्सनैलिटी में अभी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं थे। हाँ, इस वक्त उसके चेहरे पर कुछ रिंकल्स कम नजर आ रहे थे। वो इस वक्त थोड़ी यंग नजर आ रही थी, पर अभी उसने हमेशा की तरह अपने ऊपर काफी सारे एक्सपेंसिव ज्वेलरी पहने हुए थे, जिन्हें देखकर ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह औरत सिर्फ शो ऑफ करना जानती है कि उसके पास कितने पैसे हैं, कितने सारे एक्सपेंसिव ज्वेलरी है। मतलब वो सबको बताना चाहती है कि वो एक रिच लेडी है। वही उनके साथ ही खड़ी माहिरा, जिसने कि इस वक्त पिका कलर की बहुत ही ब्यूटीफुल सिंगल ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें देखने में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हालांकि अभी तक माहिरा ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं किया था, पर अभी को देखने में कुछ काम नहीं लग रही थी। उसने अपने फिगर को काफी अच्छे से मीटिंग करके रखा था। बचपन से ही माहिरा को मेकअप और स्टाइलिंग का काफी शौक था। अभी इतने सुबह सुबह भी वो पूरी तरह से रेडी हो मेकअप लगाकर अपने दादाजी को मॉर्निंग विश करने आई थी, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत थी, जिसे देख किसी को भी पहली नजर में यही फील कि यह लड़की कितने इनोसेंट और कितनी खूबसूरत है। पर कनक के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि माहिरा कितनी कमीनी लड़की है और उसके साथ उसने कितना कुछ गलत किया था। वो उसने कितने षड्यंत्र रचे थे उसके खिलाफ, उसे नीचा यही कारण था कि अभी माहिरा के इस ब्यूटीफुल प्रेजेंस को देखने के बाद भी उसके मन में महिला के लिए प्यार नहीं आता, बल्कि उसे और बदले की भावना नजर आने लगती है। महिरा को देख उसे अपना आखिरी समय याद आने लगता है, जब उसने तड़प के अपनी दम तोड़ थे, और वही माहिरा वहां खड़ी कनक मौत का तमाशा देख रही थी। इस बात को याद कहते हुए कनक जो अपने पुराने दर्द को याद कर दुखी हो रही थी, लेकिन फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी प्राइस माना जाती है, मान में ये सोचकर कि इस बार वो इस माहिरा को काफी अच्छे से सबक सिखाने वाली है, उसे बताएगी कि वह क्या कर सकती है। ये सोचते हुए कनक की नज़र उर्मिला जी की आंखों के नीचे पड़े डार्क सर्कल पर जाती है, जिसे देख वह काफी कंसर्न के साथ उर्मिला से सवाल करती है, माँ क्या हुआ? यह आपकी आंखों के नीचे ये डार्क सर्कल कैसे हो गए? क्या आपकी तबीयत खराब थी? बताइए ना। वैसे तो कनक बहुत अच्छे से जानती थी
कि उर्मिला का ये डार्क सर्कल जो है, ये तबीयत खराब होने की वजह से नहीं, बल्कि मधु के उसके काम में इंटरफेयर करने की वजह से है, क्योंकि उसे मधु ने ऑलरेडी वो सारी बातें बता दी थी कि उसके दादाजी ने घर का आधा भरा मधु के ऊपर दे दिया है। और कनक वो कोई बेवकूफ तो थी नहीं, उसे बहुत अच्छे से पता था इस चीबबूलाज से उर्मिला जी को बहुत फर्क पड़ा होगा, इसलिए जानबूझकर यह सवाल कर रही थी। कनक का ये सवाल सुन उर्मिला, जो कि अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल रखे हुए थी, वो भी रखना उसके लिए इम्पॉसिबल हो रहा था, और वो गुस्से आग बबूला हो रही थी, ये सोचकर कि इस लड़की को तुम्हें बाद में सबक सिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो वो कुछ कर नहीं सकती थी। वही मिस्टर महेश्वरी, जो कि कनक से बातें करते हुए काफी खुश नजर आ रहे थे, अचानक से अपने सामने आए इन 3 अनवांटेड गेस्ट को देख उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है, सबसे ज्यादा तो उर्मिला और माहिरा को देखकर। हालांकि मिस्टर महेश्वरी ये सच्चाई जानते थे कि माहिरा उन्हें की पोती है, उसके अंदर भी महेश्वरी परिवार का खून ही है, लेकिन फिर भी माहिरा को देख उनके मन में सिर्फ एक ही फीलिंग आती है कि यह लड़की आगे चलकर बिल्कुल अपनी मां की तरह ही षड्यंत्रकारी औरत बनेगी। यही कारण था कि कभी भी मिस्टर महेश्वरी के मन में माहिरा के लिए प्यार उत्पन्न ही नहीं, क्योंकि वो उसके इस भोले से चेहरे के पीछे छुपी शैतानी दिमाग को काफी अच्छे से पहचानते थे। वो ही उनका ध्यान उन दोनों के पास ही खड़ी अपने सबसे छोटी पोती सृष्टि पर जाती है, जो कि सिर्फ 6 साल की है और काफी जिद्दी और गुस्सैल थी, लेकिन फिर भी मिस्टर महेश्वरी को सृष्टि उर्मिला और माहिरा की तरह शैतानी दिमाग नहीं लगती थी। यही कारण है कि वो सृष्टि को थोड़ा बहुत प्यार तो करना चाहते हैं, और अभी भी आगे पर वो सृष्टि की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, पर सृष्टि झट से अपनी मां उर्मिला के पीछे छुप जाती है, ऐसे जैसे मानो उसे अपने दादाजी से बहुत डर लगता हो। ये देखकर मिस्टर महेश्वरी के मन के गुस्से की भावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वह जानते थे कि यह सब कुछ उसे उर्मिला और माहिरा का ही किया धरा है, जो छोटी सी बच्ची को दिमाग में भी उनके खिलाफ नफरत भर रहे हैं, जिसे देखकर उनके मन में जो सृष्टि के लिए थोड़ी बहुत प्यार की भावना थी वह दूर हो जाती है। और वो उर्मिला की तरफ देखते हुए अपने गुस्से भरी आवाज में सवाल करते हैं, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम था जो इतने सुबह मेरे पास आए? वो ही माहिरा, जिसे इस बात का साफ साफ यह एहसास हो रहा था कि मिस्टर महेश्वरी उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह अपने चेहरे पर एक बड़ी सी फेक स्माइल लिए आगे बढ़ बिल्कुल एक स्वीट संस्कारी लड़की की तरह मिस्टर महेश्वरी को गुड मॉर्निंग विश करते हुए बोलती है, दादू वह मैं कनक दी माफी मांगने आई हूँ, मेरे हाथों से गलती से धक्का लगने की वजह से वो सीढ़ियों से गिर गई थी। वैसे तो इस वक्त माहिरा के अंदर काफी गुस्सा भरा हुआ था, क्योंकि वो कनक से माफी नहीं मांगना चाहती थी, लेकिन अब जब उसका सच सामने आ गया था कि उसकी वजह से ही कनक सीधी से गिरी थी, और ये तो उसके दादू का ये फैसला था, जिसकी वजह से कनक से माफी मांगना उसकी मजबूरी थी, वही वह आगे पर घुटनों के बाल बैठते हुए अपने दोनों हाथ से कान को पकड़ कनक से सॉरी बोलते हुए कहती है, कनक दी प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मेरी लापरवाही से धक्का लगने की वजह से आप सीढ़ी से गिर गई थी, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, यह मैंने जानबूझकर नहीं किया था। कनक दी आप तो जानती हो ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। जिसकी वजह से कनक से माफी मांगना उसकी मजबूरी थी, वही वह आगे पर घुटनों के बाल बैठते हुए अपने दोनों हाथ से कान को पकड़ कनक से सॉरी बोलते हुए कहती है, कनक दी प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मेरी लापरवाही से धक्का लगने की वजह से आप सीढ़ी से गिर गई थी, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, यह मैंने जानबूझकर नहीं किया था। कनक दी आप तो जानती हो ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। गुस्से में मुझसे आपको धक्का लग गया था और आप सीधी से गिर गई थी, जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। सच में मुझे इस बात के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था, इसीलिए अभी आप मुझे जो सजा देंगे मैं वह लेने को तैयार हूँ। वही कनक भी माहिरा के इस बिहेवियर से कोई अनजान नहीं थी, उसे बहुत अच्छे से पता था कि माहिरा इस वक्त मेरा सिर्फ उसके दादाजी के सामने होने के वजह से उसे माफी मांग रही है, बल्कि उसके मन में तो अभी भी कनक के लिए खुद काफी गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो उसके सामने सिर्फ माफी मांगने का झूठा दिखावा कर रही थी अपने दादाजी को इम्प्रेस करने के लिए। और यही एक सबसे खास वजह है कि हमेशा से माहिरा अपने पिता मिस्टर मनीष की फेवरेट बेटी बनी रही थी, क्योंकि हमेशा अपने पिता के सामने वो अच्छा बनने का दिखावा करती थी। वही उर्मिला बार बार कनक को मिस्टर महेश्वरी के सामने गलत दिखाया करती थी,
जिसकी वजह से मिस्टर मनीष महेश्वरी के मन में कनक के लिए काफी गुस्सा भर गया था। उनके मन में कनक के लिए सिर्फ एक ही ख्याल था कि वो एक नंबर की बदतमीज लड़की है जो कि कभी किसी की बातें नहीं सुनती थी। वहीं दूसरी तरफ उनके मन में माहिरा सबकी बात मानने वाली, सबसे प्यार करने वाली, एकदम परफेक्ट बेटी, जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा माहिरा से ही प्यार करते थे और हमेशा कनक पर अपना गुस्सा उतरा करते थे। उसकी छोटी गलतियां पर भी उसे काफी कड़ी सजा मिलती थी। वो ही कनक को भी पहले यही लगता था कि उसके अंदर ही कोई कमी है, वो माहिरा के जितनी परफेक्ट नहीं। लेकिन फिर बाद में उसके दादाजी ने उसे बताया कि वो बुरी नहीं है, पर कोई बात नहीं, अगर उसके पिता उसे देखकर इतना ही गुस्सा होते हैं तो उसे उनसे थोड़ी दूरी मेंटेन करनी चाहिए। जिसकी वजह से कनक अपने खुद के पिता मिस्टर मनीष से दूर हो गई और सिर्फ अपने दादाजी के साथ रहने लगेगी। लेकिन अब कनक सारी सच्चाई जान गई थी कि माहिरा किस तरह की लड़की है। वो सिर्फ अच्छे बनने का दिखावा करती है और अभी अपने दादाजी के सामने अच्छा बनने के लिए वो कनक से माफी मांग रही है। लेकिन फिर भी इस वक्त माहिरा को अपने सामने घुटनों के बाल झुका हुआ देख कनक को मन ही मन खुशी महसूस हो रही थी। कुछ पल के लिए वो माहिरा के माफी का कुछ जवाब नहीं देती, जिसके वजह से चारों तरफ शांति फैल जाती है। सभी लोग उन्हें की तरफ देख रहे थे। वही माहिरा, उसके लिए अपने चेहरे पर सिंसेरिटी बनाए रखना कि वो कनक से माफी मांग रही है, बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके अंदर का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ रहा था। वो ज्यादा देर तक घुटनों के बाल बैठ नहीं रहना चाहती थी। ऐसे बैठे बैठे कुछ ही देर में उसे घुटनों में दर्द होने लगा था। लेकिन फिर जब थोड़ी देर बाद भी उसे कनक की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता, वो अपने आंखों में आंसू लिए कनक की तरफ देखते हुए बोलती है, कनक दी, क्या आप मुझे माफ नहीं करना चाहती हो? प्लीज आप मुझे माफ कर दो। मैंने सब कुछ जानबूझ नहीं किया था। लेकिन अभी फिर क्या अभी आप मुझसे गुस्सा हो? वही कनक जिसे माहिरा को इस हालत में देखकर काफी अच्छा महसूस हो रहा था, अपने चेहरे पर थोड़ा हैरानी भरा एक्सप्रेशन लिए अपने दादाजी की तरफ देखते हुए सवाल करती है, दादू आपको क्या लगता है सिर्फ माहिरा मेरी बहन है इसलिए मुझे उसको माफ कर देना चाहिए? लेकिन जो उसने किया है वो गलती इतनी आसानी से माफी की तो लायक नहीं? वही कनक के सवाल सुन मिस्टर महेश्वरी भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि आखिर कनक के इस बात का क्या मतलब है कि माहिरा माफी के लायक नहीं। लेकिन फिर उन्हें भी ध्यान आता है कि सच में माहिरा ने कोई छोटी गलती नहीं की थी। सीढ़ी से गिरने की वजह से कनक को करीब 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल रहना पड़ा था और क्या पता कहीं इंजरी ज्यादा सीरियस होती तो उसे ठीक होने में इससे ज्यादा समय लग सकता है। इस चीज को इतनी आसानी से माफ कर देना तो सही नहीं होगा, जबकि माहिरा तो दिल से माफी मांग भी नहीं रही थी। लेकिन वो इस बात को भी चेंज नहीं कर सकते थे कि माहिरा उन्हें के घर की बेटी है, जिसका ख्याल रखते हुए वो कनक से बोलते हैं, कनक बेटा कोई बात नहीं, सिर्फ इस बार के लिए तुम माहिरा को माफ कर दो। आगे से कभी यह ऐसी कोई गलती करेगी तो हम इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। जिसकी यह बातें सुन कनक अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लिए माहिरा की तरफ आगे बढ़ती है और उसे उठाते हुए बोलती है, ठीक है माहिरा, अगर तुम मुझसे माफी मांग ही रही हो तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें माफ कर देती हूँ। आखिरकार मैं तुमसे इतना प्यार जो करती हूँ तुम्हें और होता तो इस चीज की वजह से तुम्हें जेल भी जाने कितनी देर तक नाराज रह सकती हूँ। लेकिन तुम्हें भी पता होना चाहिए तुमने जो गलती की थी यह कोई छोटी गलती नहीं थी और मेरी जगह कोई हो सकती थी, जिससे हमारे परिवार की समाज में काफी बेइज्जती होती और पापा को भी बहुत गुस्सा आता। इसीलिए मैं तुमसे प्यार से समझा रही हूँ कि तुम्हें अपने गुस्से को संभालने की जरूरत है। तुम इस तरह से किसी को भी हार्म नहीं कर सकती हो। वैसे तो कनक एक तरफ से यह शो कर रही थी कि वो उसे कितना प्यार करती है, जो उसे माफ भी कर रही थी, पर दूसरी तरफ वह सबके सामने माहिरा की गलतियां पॉइंट आउट कर रही थी कि अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद आज माहिरा जेल में होती, जो कि उसके परिवार के लिए बहुत बड़े शर्म की बात थी। ये बात बोलते हुए कनक उसका महेश्वरी की तरफ सवाल करती है, दादू मैं ठीक कहा ना? हाँ बिल्कुल, मेरा बच्चा, तुम गलत हो ही नहीं सकते। ये बात बोलते हुए मिस्टर महेश्वरी आगे बढ़ कनक को वापस से अपने पास बिठा लेते हैं और बड़ी गौर से उसे देखने हुए बोलते हैं, कनक वैसे तो तुम नेक्स्ट मंथ 19 की होने वाली हो, लेकिन आज तुम्हारे इस तरह से इतनी सीरियस बातें सुन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फाइनली अब तुम मैच्योर हो गई। अब मुझे तुम्हें लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सच में आज तुम्हारे दादू को बहुत खुशी हो रही है।
तुम्हें इस तरह से देखकर, जिनकी यह बातें सुन कनक हल्का मुस्कुराते हुए बोलती है, नहीं नहीं दादू प्लीज, आप ये क्या बोल रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। आप इस तरह से मेरी झूठी तारीफें करके मुझे अपना पीछा नहीं चुरा सकते। मैं तो अभी आपकी वही पोती हूँ जिसे हर मोड़ पर आपके मदद की जरूरत है। वही कनक की यह बातें सुन महेश्वरी के चेहरे पर इतनी बड़ी से मुस्कान आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हाँ बेटा मैं जानता हूँ और मैं हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन इंसान को अपनी जंग अकेले ही जितनी होती है। जिनकी यह बातें सुनकर हल्का मुस्कुराती है, हालांकि उसके मन में इस वक्त यही बातें चल रही थी कि सच कह रहे हैं। अगर सच में वह इतनी ही स्ट्रांग होती, खुद का अकेले ध्यान रख पाती, तो माहिरा और उर्मिला जैसी औरतें कभी उसकी जिंदगी को इतनी आसानी से बर्बाद नहीं कर पाती। वही माहिरा भी कनक की इन बातों से समझा पा रही थी कि कनक जानबूझकर उसे टारगेट कर रही है, जिससे वो काफी कंफ्यूज हो जाती है और समझ नहीं आता कि हमेशा एग्रेसिव और गुस्से में क वाली कनक, इसके अंदर इतना दिमाग कहाँ से आ गया, जो वो इतने प्यार से भी सबके सामने उसे इंसल्ट किया जा रही है। और मैसेज उर्मिला को भी यह बात समझ में आ रही थी, जिसकी वजह से उन्हें कनक पर काफी गुस्सा आता है। लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि यहाँ मिस्टर महेश्वरी भी मौजूद थे, जिनकी वजह से वह अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए कनक की तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लिए कनक की तरफ आगे वो बोलती है। सच में कनक बहुत समझदार हो गई है, जो कि अपनी छोटी बहनों का भी कितने अच्छे से ध्यान रखती है। तभी तो इसने इतनी आसानी से माहिरा को उसकी गलती के लिए माफ कर दिया। ये सब कुछ तो पापा जी की ही दिए गए अच्छे संस्कारों का नतीजा है। अभी वो कुछ भी नहीं बोल कर रही थी, क्योंकि यहाँ मिस्टर महेश्वरी भी मौजूद थे, जिनकी वजह से वह अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए कनक की तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लिए कनक की तरफ आगे वो बोलती है। सच में कनक बहुत समझदार हो गई है, जो कि अपनी छोटी बहनों का भी कितने अच्छे से ध्यान रखती है। तभी तो इसने इतनी आसानी से माहिरा को उसकी गलती के लिए माफ कर दिया। ये सब कुछ तो पापा जी की ही दिए गए अच्छे संस्कारों का नतीजा है। लेकिन पापा जी अभी कनक की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, इसीलिए मैं सोच मधु को कनक पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। घर की मैटर्स में पड़ने की वजह से मैं देख रही हूँ वो कनक का ध्यान नहीं रख कर रही है। उर्मिला अपने गुस्से को छुआई कर जानबूझकर मिस्टर महेश्वरी की तारीफ और कनक के प्रति चिंता जताते हुए अपने रास्ते से मधु को हटाना चाहती थी। वही मिस्टर महेश्वरी, उन्होंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि उर्मिला क्या करना चाहती है, जिसकी वजह से वो इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए उर्मिला से बोलते हैं, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें परिवार और कनक की इतनी परवाह है, पर एक बार से मुझे बहुत तकलीफ हुई कि तुम कनक का ध्यान रखना के लिए मधु को बोल रही हो, जबकि वह तो सिर्फ एक नौकर है। पर तुम तो कनक की हो, पर क्या तुम कनक का ध्यान नहीं रख सकती हो? अगर तुम ये बात बोलने की बजाय ये बोलती कि तुम घर की सारी जिम्मेदारी मधु को दे रही कि कनक का ख्याल रख सको, तो मुझे ज्यादा खुशी होती। जिनकी यह बातें सुन उर्मिला की तुम बोलती ही बंद हो जाती है, क्योंकि वो ये चीज बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। एक तो पहले ही मधु के घर के मैटर में इंटरफेयर करने के वजह से उसे प्रॉब्लम्स हो रही थी, और अगर सब कुछ मधु के ऊपर छोड़ देगी तो उसके घर की मालकिन होने का क्या फायदा। वही उर्मिला को इस तरह से परेशान देख मिस्टर महेश्वरी हल्का मुस्कुरा अपने प्यार भरी जेंटल नजरों से कनक की तरफ देखते हुए बोलते हैं, कनक बेटा जो थोड़ी देर रेस्ट कर लो, आज शाम को तुम्हारे महेंद्र अंकल आंटी आने वाले हैं, जो कि मिस्टर महेश्वरी के छोटे बेटे हैं, जो महेश्वरी मेंसन में नहा रहकर अपनी अलग दूसरे घर में रहते हैं। वही अपने अंकल के आने की खबर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जहां एक तरफ उसे खुद के पिता मिस्टर मनीष उसे प्यार नहीं करते, वहीं दूसरी तरफ मिस्टर महेंद्र कनक को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी तो कनक के मन में ये भी ख्याल आता है कि काश मनीष के जगह महेंद्र उसके अपने पिता होते तो वो उसे और कितना प्यार करते, पर ऐसा नहीं था। वही यूं अचानक से उनके आने की खबर सुन कनक एक्साइट होते हुए मिस्टर महेश्वरी से सवाल करती है, दादू क्या कोई खास बात है जो आज अंकल आ रहे हैं? हाँ है, जरूर, पर तुम्हें इस बारे में रात में ही पता चलेगा, जो अभी जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर लो। वही मिस्टर महेश्वरी की यह बातें सुन उर्मिला भी आगे बढ़ते हुए बोलती है, ठीक है पापा, मैं जाकर देखते हूँ कि बाकी की सभी तैयारियां कैसी चल रही है। ठीक है, जाओ। ये बात कनक वापस अपने मिलेगी इधर चली जाती है
जिसके थोड़ी देर बाद उर्मिला अपने बेडरूम में गुस्से में खड़ी हो अभी थोड़ी देर पहले हुए गार्डन में वाक्य को याद कर रही थी कि कैसे उस लड़की की इतनी हिम्मत हो गई थी जो वो सबके सामने माहिरा को गलत दिखाने की कोशिश कर रही थी। एक तरह से उसने माहिरा को मुजरिम बना दिया था, जो कि उर्मिला अभी दूसरी तरफ खड़ी माहिरा से कनक के बारे में कंप्लेंट करते हुए बोल रही थी, इस लड़की को तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, देखो इसका उपाय कैसे करती हूँ। एक बार तुम्हारे पिता को आने दो तो मैं उन्हें बताती हूँ ये लड़की कितनी बदतमीज हो गई है, कितनी हिम्मत बढ़ गई है इसकी। लेकिन मैं क्या करूं, ये तुम्हारा पिता, उन्हें भी मेरी बात आजकल समझ में नहीं आ रही है। मैंने उनसे क्लियरली कहा था कि वो पापा जी से बात करें कि मधु को घर के काम में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब कुछ मैं संभाल लेगी। लेकिन उन्होंने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। पापा जी से बात करना तो बहुत दूर की बात है, दूसरी तरफ है यह मधु, इसके दिन पर दिन औकात बढ़ती ही जा रही है। अब बताओ, आज भी हमारे घर गेस्ट आने वाले हैं जिसकी तैयारी अभी मुझे उसके साथ मिलकर करनी है। यह मेरे लिए कितने शर्म की बात है। इसकी वजह से मेरा ध्यान उसे कनक भी नहीं रह पा रहा है कि वो इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही थी। जिनकी यह बातें सुन माहुरा अपनी माँ को शांत करते हुए बोलती है, माँ प्लीज आप इस तरह से गुस्सा मत होइए, पापा इस घर के छोटे मोटे मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहते। इसका मतलब यह नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर प्यार ना करते होते तो क्या आपकी बातों में आकर वो कनक से इतनी नफरत करते और हमेशा उसे सजा देते? नहीं ना, इसलिए बोल रही हूँ। माँ आप धैर्य रखिए, थोड़े समय के लिए कनक खुश हो रही है तो होने दीजिए। आपको क्या लगता है वो दादाजी के सहारे कितने दिन तक खुश रह सकती है? एक ना एक दिन तो दादाजी को ये दुनिया छोड़कर जानी है और फिर घर की सारी जिम्मेदारी है पापा और आपके हाथ में आ जाएगी, फिर आप जो चाहेगी वह करोगी। वही मधु सिर्फ एक नौकर बनकर रह जाएगी, जिसे चाहो तो आप उसे लात मार के घर से निकाल देना। और जहां तक बात रही उस कनक की, तो उसके बारे में मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही है। पर आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मेरे होते हुए वो बेवकूफ कुछ भी नहीं कर पाएगी। हालांकि पिछले एक हफ्तों में उसका व्यवहार बहुत बदल गया है, पर दिक्कत वाली कोई बात नहीं, मैं वापस से इसे अपने काबू में कर लूंगी। जिसके बाद कनक हमारा खिलाफ खड़े होना तो बहुत दूर की बात है, वो पहले की तरह मेरा ही साथ देगी। और सबसे बड़ी बात, पापा अभी हमारी तरफ है, आप जो वो वही सुनेंगे। तो फिर आप इतना क्यों घबरा रही हो? अगर आपको कनक से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों ना आप पापा से कनक के बारे में बात करो। उद्धरण चिन्ह। वही अपनी बेटी की यह बातें सुन फाइनली उर्मिला जी के गुस्से को थोड़ा शांति मिलती है और वह माहिरा से कहती है, सच में मैंने कुछ बहुत अच्छे कर्म किए थे जो मुझे इस दुनिया की सबसे अच्छी बेटी मिली है। उद्धरण चिन्ह। जिसे बहुत अच्छे से पता है कि अपनी माँ को कैसे खुश करते हैं, जो कि हमेशा मेरी तकलीफों को दूर करने के चक्कर में लगी रहती है। पर ऐसा करो, जाओ तुम भी थोड़ी देर अपने कमरे में जो जाकर रेस्ट करो और आज रात के डिनर के लिए कोई अच्छी सी ड्रेस चूज करना। आज तुम्हारे छोटे चाचू के साथ साथ कोई गेस्ट भी हमारे घर आने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। मैं अभी तुम्हारे पापा से बातें करने जा रही हूँ, बहुत समय हो गया है। अब कनक के अंदर इतना बदलाव आया है तो उसे एक बार अपने पिता से तो मिलना ही चाहिए। माहिरा के चेहरे की शैतानी मुस्कान और भी बड़ी हो जाती है। उनकी इन बातों को सुन वो ही माहिरा भी समझ जाती है कि जो इशारा अभी उसने अपनी माँ को दिया था वो वही करने जा रही है। जिसके बाद वह अपने चेहरे पर एक डेविल मुस्कान लिए वापस अपने कमरे की तरफ लौट जाती है। वैसे तो कनक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस घर आ चुकी थी, लेकिन अभी भी उसे रेस्ट की जरूरत थी, जिसके वजह से वो सारा दिन घर में ही रहती है। फिर शाम के करीब 5 बजे जब वो अपने कमरे से निकाल बाहर हाल में आती है तो वहां मौजूद अपने चाचू मिस्टर महेंद्र महेश्वरी और उनकी वाइफ कविता के साथ दोनों बेटे संजू और राहुल, जो कि ट्विंस थे और कनक से साल भर के बड़े। उन्हें देख कनक चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी प्राइड से स्माइल आ जाती है। आज काफी समय बाद वो उन सभी को देख रही थी। जब कनक अपनी जिंदगी के उसे अकेलेपन के दौर से गुजर रही थी तब उसके साथ उसके चाचू और उनका परिवार भी नहीं था, क्योंकि उनके दोनों बेटे संजू और राहुल को हाई स्टडी के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना था और कविता अपने दोनों बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, जिसकी वजह से उनके चाचा का पूरा परिवार ही आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो चुका था।
जिसके बाद कनक को दोबारा उनमें से किसी से मिलने का मौका ही नहीं मिला। जिन्हें अभी अपने सामने देख कनक अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए मिस्टर महेंद्र और कविता को नमस्कार करती है और अपने दादाजी के पास जा दूसरे साइड बैठ जाती है, जहां संजू और राहुल बैठे हुए थे उनसे बातें करने के लिए। कविता अपने दोनों बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, जिसकी वजह से उनके चाचा का पूरा परिवार ही आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो चुका था, जिसके बाद कनक को दोबारा उनमें से किसी से मिलने का मौका ही नहीं मिला। जिन्हें अभी अपने सामने देख कनक अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए मिस्टर महेंद्र और कविता को नमस्कार करती है और अपने दादाजी के पास जा दूसरे साइड बैठ जाती है, जहां संजू और राहुल बैठे हुए थे उनसे बातें करने के लिए। वहीं मिस्टर माहेश्वरी भी काफी खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि उनका अपने बड़े बेटे मनीष की वाइफ और उनकी 2 बच्चों के मुकाबले छोटे बेटे महेंद्र और उनकी वाइफ दोनों बच्चों के साथ ज्यादा करीबी रिश्ता है। इसका सबसे बड़ा रीजन मिस्टर महेंद्र और कविता थे। जहां एक तरफ मिस्टर महेंद्र छोटे भाई होने के बावजूद भी बिजनेस में अपने बड़े भाई मनीष से काफी ज्यादा आगे निकल चुके थे, लेकिन क्योंकि कंपनी में मिस्टर महेश्वरी चाहकर भी मनीष के ऊपर पोस्ट मिस्टर महेंद्र को नहीं दे सकते थे, जिसके वजह से मिस्टर महेंद्र ने अपने खुद की एक कंपनी इस्टेब्लिश्ड की, जो कि आज के समय में नामी कंपनियां में से एक है। वहीं दूसरी तरफ उनकी वाइफ कविता, जो कि मिस उर्मिला की तरह किसी लो बेनाम बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करती है, और ना ही उन्होंने मिस्टर महेंद्र को सेड्यूस करके या फिर उनसे लव अफेयर करके उसे शादी की थी, बल्कि उन्हें खुद मिस्टर महेश्वरी ने ही सिलेक्ट किया था अपनी छोटी बेटे के लिए, और आज उसे फैसला पर उन्हें और भी ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था। अपने सामने खड़े दोनों फोटो को देख, जिनकी परवरिश कविता काफी ढंग से कर रही थी, जहां एक तरफ मिस्टर मनीष की 3 बेटियों में से 2 बेटियां जो उर्मिला की है, दोनों ही बेटियां सृष्टि और माहिरा मिस्टर महेश्वरी को चालबाज और शातिर लगती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर महेंद्र के दोनों बेटे काफी संस्कारी और लायक बच्चे थे, पढ़ाई में भी टॉप क्लास, और उनका रिश्ता कनक के साथ भी माहिरा और सृष्टि के मुकाबले काफी बेहतर था। और इस सब की वजह कविता थी, जिसने कि उनके छोटे बेटे को परिवार के काफी अच्छे से संभल कर रखा था। अगर मिस्टर महेश्वरी को कनक का ख्याल ना होता तो वह अपने बड़े बेटे की चालबाज वाइफ उर्मिला और उसकी बेटियों के साथ रहने की बजाय अपने छोटे बेटे की वाइफ और बच्चों ही साथ उसके घर में ही रहते, पर वो कनक को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके बड़े बेटे मनीष ने अपने फर्स्ट वाइफ की मौत के कुछ समय बाद है उर्मिला से दूसरी शादी कर ली थी, जिसके बाद से कनक उनके जिम्मेदारी बन गई थी, जिसकी वजह से वो यहाँ मिस्टर मनीष के इस घर में रह रहे थे। लेकिन जब भी अपने मौका मिलता था वह हमेशा ही अपने छोटे बेटे, उनकी वाइफ और बच्चों के साथ अच्छा खासा वक्त स्पेंड करते थे और कविता की तारीफें भी करते थे, ये कहते हुए कि वो बहुत लकी है जो कविता उन्हें बहू के रूप में मिली। ये सब उसी के मेहनत और लगन का नतीजा है कि मिस्टर महेंद्र को बिजनेस में इतनी कामयाबी मिल रही है और उसके दोनों बच्चे भी इतना अच्छा कर रहे हैं। मिस्टर महेश्वरी की तरफ से खुद के लिए इतनी तारीफ सुन कविता अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लिए बोलते हैं, पापा आप क्या बोल रहे हैं? इसने मेरा कुछ नहीं, ये सब कुछ तो आप ही के आशीर्वाद का फल है कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है। वहीं पास में खड़ी उर्मिला ये सब कुछ देख काफी ज्वेलर्स महसूस कर रही थी। कहाँ तो वो परिवार की बड़ी बहू थी, लेकिन कभी भी मिस्टर महेश्वरी ने उनकी तारीफ नहीं की थी, हमेशा उससे गुस्सा रहते थे। वहीं दूसरी तरफ कविता मिस्टर मनीष के छोटे भाई की वाइफ, जो कि एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। मिस्टर महेश्वरी हमेशा उसकी तारीफें करते रहते थे, जिस चीज से उन्हें काफी ज्यादा जलन हो रही थी, क्योंकि यह सब कुछ उसे मिलना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। लेकिन क्योंकि वो एक अच्छे परिवार से बिलोंग नहीं करती है और मिस्टर मनीष की सेकंड वाइफ है, मिस्टर महेश्वरी ने कभी उसे वैल्यू नहीं देते थे। इस बात से उर्मिला के मन में जो गुस्सा था वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वह मन ही मन कनक को कोसते हुए कहती है, ये सब कुछ इस कनक के मां की वजह से ही हो रहा है, जिसकी मार हुए इतने समय हो गए, लेकिन आज तक मिस्टर महेश्वरी ने उसकी जगह उर्मिला को नहीं दी थी। इस सबसे उर्मिला बहुत गुस्सा थी। अभी वो और उसके दोनों बच्चे यहाँ मौजूद थे, पर मिस्टर महेश्वरी ने एक बार भी उसे पलट के नहीं देखा था। वो बस कविता की और उसके बच्चों की ही तारीफें करते जा रहे थे, जिसके कारण उसके लिए वहां रुकना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। वही वो वहां से जाने को होती ही है कि तभी उसकी नजर सामने से हाल में इंटर कर रहे मिस्टर मनीष पर जाती है।
जिन्हें देख वो अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लिए आगे भर उनका घर में वेलकम करती है और मिस्टर महेश्वरी के पास लेकर आती है। जिन्हें देख मिस्टर महेश्वरी मुस्कुराते हुए उन्हें दूसरे साइड सोफे पर बैठने के लिए बोलते हैं। वहीं मिस्टर मनीष जैसे ही उनकी नज़र अपने पिता के बगल में बैठे कनक पर जाती है, वो अपने गुस्से भरी आवाज में कनक को डांटे हुए बोलते हैं, कनक आखिर कब सुधरोगे तुम? क्या तुम्हें समझ नहीं की तुम्हारे लिए क्या सही है? तुम इतनी बड़ी हो गई हो, लेकिन अभी लापरवाह वाली हरकतें तुम्हारी नहीं जा रही है। जब तुम ऑलरेडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ चुकी हो, मतलब तुम्हारी तबीयत अब ठीक हो गई है, लेकिन फिर भी तुम अपने कॉलेज क्यों नहीं गई? अभी अभी न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, यो इस तरह से कॉलेज बंद करने का क्या मतलब है? क्या तुमने अपने फ्यूचर के बारे में कभी सोचा है कि तुम्हें आगे चलकर तुम्हें क्या करना है, या फिर ऐसे ही सारी जिंदगी सिर्फ घूमने फिरने का मन बना के रखा है कि जीवन भर हमारे सर पर ऐसे ही बोझ बनती रहोगी? आज मिस्टर महेश्वरी का मूड काफी अच्छा था। कनक के हॉस्पिटल से वापसी और अपने एक इम्पॉर्टेंट गेस्ट के वेलकम के लिए मिस्टर महेश्वरी ने ये फैमिली डिनर रखा था। पर इस तरह से अपनी लाडली पोती कनक को अपने पिता से डांट सुनता देख उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिससे वो गुस्सा होते हुए वो मिस्टर मनीष को डांटे हुए बोलते हैं, तुम्हें क्या थोड़ी सी भी समझ है कि कहाँ क्या बात करते हैं, क्या नहीं? जहां देखो वहां शुरू हो जाते हो। वो ही अपने पिता की गुस्से भरी बातें सुन मिस्टर मनीष कपूर कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो सामने से कनक की तरफ देख थोड़ा गुस्सा होते हुए बोलते हैं, पापा प्लीज आप इस तरह से इसका साथ मत दीजिए, ये बिगड़ी रही है और इसके बारे में सोचना मेरा फर्ज है। कल होकर यह अपने जीवन में कुछ नहीं करेगी तो सभी लोग तो मेरे ऊपर ही उंगली उठाएंगे ना कि मैं इसके जैसे परवरिश नहीं की। चुप, मैंने कहा ना, एकदम चुप हो जाओ, मतलब चुप हो जाओ, मेरे सामने जुबान खोलने की कोशिश मत करो। मिस्टर महेश्वरी अपने गुस्से भरी आवाज में मनीष को डांटे हैं, जिसके बाद कनक की तरफ देखते हैं जो कि अभी उनके साइड में ही बैठे हुए थी। उसके सर पर हाथ रख उसे अपने करीब कर हाफ हकक करते हुए मिस्टर मनीष की तरफ देखते हुए बोलते हैं, यू हैव नो राइट टू टॉक टू माई ग्रैंडडॉटर कनक लाइक दिस, आई डोंट गिव यू द राइट टू डू दिस। जिनकी यह बात सुन मिस्टर मनीष थोड़ा ऊंची आवाज में बोलते हैं, पापा आखिर मैं उसका पिता हूं, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं देखूं कि वह क्या सही कर रही है या क्या गलत। अगर वो कुछ गलत कर रही है तुम्हें उसे डांटूंगा ही, इस चीज से आप मुझे नहीं रोक सकते। जिनकी यह बात सुन मिस्टर मनीष थोड़ा ऊंची आवाज में बोलते हैं, पापा आखिर मैं उसका पिता हूं, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं देखूं कि वह क्या सही कर रही है या क्या गलत। अगर वो कुछ गलत कर रही है तुम्हें उसे डांटूंगा ही, इस चीज से आप मुझे नहीं रोक सकते। अच्छा, तुझे डांटना का मन किया तो तुम्हें ध्यान आ गया कि वो तुम्हारी बेटी है और तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उससे सही रास्ता दिखाना चाहते हो। पर तक कहाँ था तुम्हारा ये पिता का प्यार? जब यह मेरी बच्ची सीढ़ी से गिरी थी उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी, कितनी सारी इंजरी हुई थी कनक को, पूरे एक हफ्ते तक वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसकी सर्जरी भी हुई, लेकिन उस वक्त तुम्हारा पिता का प्यार कहाँ था जो तुम उससे एक बार भी मिलने नहीं आए? अब जब उसकी थोड़ी बहुत हालत सुधरी है और वह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आई है तो तुम वापस से उसके ऊपर अपना पिता का हक जमाने ये गए कि तुम इसके पिता हो और तुम उसे डांट सकते हो, इस पर अपनी मर्जी चला सकते हो। लेकिन एक बार भी तुमसे अपनी बेटी से प्यार से यह नहीं पूछा, बेटा कनक तुम्हारी तबीयत कैसी है, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं? बस उसे देखते ही उसे डरने लगे। क्या यही पिता का प्यार होता है? क्या मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करता था? पापा आप नहीं जानते, ये लड़की। मिस्टर महेश्वरी के गुस्से को देखकर उर्मिला समझ जाती है कि यह वक्त सही नहीं, इसलिए वो आगे बढ़ अपने पति मिस्टर मनीष को रुकने का इशारा करती है, जिसके बाद मिस्टर मनीष एकदम से चुप हो जाते हैं। वही मिस्टर महेश्वरी जैसे एक्सपीरियंस इंसान के नजरों से ये सब कहाँ छुपाने वाला था, अपने बेटे के चेहरे की बदलते रंगत को देखकर ही वो समझ जाते हैं कि यह सब कुछ जो भी मिस्टर मनीष कनक को सुना रहे थे, उनका जो कुछ भी गुस्सा था, इस सब की वजह उर्मिला थी, जिसे कि उनका गुस्सा उर्मिला के प्रति और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो अपने गुस्से भरी ऊंची आवाज में उर्मिला से बोलते हैं, क्या हुआ बड़ी बहू, तुम इस तरह से अपने पति को क्यों रोक रही हो? जरा उसे बोलते दो, मैं भी सुनो, आखिर तुम हम सब के पीठ पीछे उसके कान में कनक के खिलाफ क्या क्या बातें भारती हो, जो उसके दिल में अपने खुद की बेटी के लिए कोई प्यार नहीं। अगर कोई अंजाम देखे तो यही कहेगा कि कनक उसकी बेटी ही नहीं,
इस तरह से बिहेव करता है वो उसके साथ। वहीं महेश्वरी की यह बात बोलने के अगले ही पल उर्मिला अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगती है। नहीं, नहीं पापा जी, आप गलत समझ रहे हैं, इस सब के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। ये सब कुछ तो। उर्मिला बिना रोक बैक टू बैक बोले जा रही थी, इस तरह से कि कहीं मिस्टर महेश्वरी सच में उसे गलत ना समझ ले। वो खुद का नाम क्लियर करना चाहती थी। जो देख माहिरा, जो कि इतने समय से सब कुछ खड़े होकर ऑब्जर्व कर रही थी, धीरे से अपनी मां को शांत रहने का इशारा करती है, ये समझते हुए कि इस वक्त वो कुछ भी बोलेगी तो उल्टा वो अपने ही बातों में फंसती जाएगी। इस वक्त दादाजी बहुत गुस्सा है। बात आगे बढ़ी तो पापा को कुछ नहीं करेंगे, पर आपको जरूर कोई ना कोई सजा दे देंगे और आप अंकल आंटी की नजरों में आपकी इमेज खराब हो जाएंगी। वही अपनी बेटी के इशारे को समझते हुए उर्मिला भी शांत हो जाती है। हालांकि मिस्टर मनीष के मन में तो कनक के खिलाफ उर्मिला ने ही गलत बातें कही थी, लेकिन उसे ऐसे आउटकम की उम्मीद नहीं थी। उसका सारा प्लान फेल हो चुका था, पर वो अभी के लिए तो कुछ नहीं कर सकती थी, बस गुस्से में कनक की तरफ देखने के अलावा। वही कनक, जिसका वैसे तो अपने पिता मिस्टर मनीष के साथ कोई ज्यादा अच्छा रिश्ता नहीं था, वह हमेशा से ही जानती थी कि उसके पिता उसके मुकाबले अपनी दोनों बेटी महिरा और सृष्टि को ज्यादा प्यार करते थे। और आगे चलकर उसके दादाजी की गैर मौजूदगी में जब सभी लोग उसमें इल्जाम लगा रहे थे कि वह एक कैरेक्टर लेस लड़की है जो कि अपने बहन के मंगेतर को सेड्यूस कर रही थी, उसका रिश्ता तोड़ना चाहती थी, मिस्टर मनीष ने भी कनक का साथ नहीं दिया था। वह एक बार कनक से मिलने के लिए भी नहीं आए थे और उर्मिला ने उसे घर से निकाल दिया था। आज भी वो बिना कुछ जाने समझे इस तरह से उसे डांटने लगे जैसे वो कोई बहुत बड़ी मुजरिम हो। इन सभी बातों के वजह से कनक, जो कि कब से अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखे हुए थी, उसे कंट्रोल नहीं होता और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहाने लगता है। जो देख वही पास ही में खड़े मिस्टर महेंद्र आगे बढ़ते हुए कनक के पास जा उसे आंसू को पोंछते हुए बड़े प्यार से उसे शांत कराते हैं और फिर कनक की साइड लेते हुए अपने बड़े भाई मिस्टर मनीष से बोलते हैं, बड़े भैया बस बहुत हो गया, अब रहने दीजिए। कनक आपकी ही बच्ची है, और क्या हुआ जो उसने 1-2 दिन कॉलेज छोड़ भी दिए तो? अभी वो बहुत वीक है, उसे कुछ वक्त आराम की जरूरत है। मैं जानता हूँ आपको कनक की स्टडीज को लेकर टेंशन हो रही है, पर आप चिंता मत कीजिए, कनक इज वेरी स्मार्ट, शील कवर एवरीथिंग। और वैसे भी कनक को फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये बात आप जानते ही है ना। पापा ने कनक के फ्यूचर के काफी अच्छे से प्लानिंग कर रखी है। कहीं आप भूल तो नहीं रहे कि हम कल ही नंदा सके घर जा रहे हैं, जिनके बड़े बेटे का नाम प्रिंस है, जिसने कि अभी अभी अपनी कंपनी संभाली है और उसका पिक्चर काफी ब्राइट है। उसके साथ हमारी कनक का मैरिज पापा ने से फिक्स की थी। तो आगे चल के कनक नंदा परिवार की बड़ी बहू बनने वाली है। नंदा इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट की वाइफ बनने के बाद आपको लगता है उसे अपनी लाइफ ज्यादा कुछ करने की जरूरत है, उसे किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी, आप चिंता मत करो। अपने चाचू की यह बात सुन कनक को ध्यान आता है कि एक्चुअली में प्रिंस के साथ उसकी दादाजी ने ही मैरिज फिक्स थी और प्रिंस के ही वजह से आगे चलकर कनक को काफी सारी परेशानियां झेलनी पड़ी थी, क्योंकि प्रिंस को कनक तो नहीं लेकिन माहिरा पसंद आई थी। जिस चीज का फायदा उठाकर माहिरा और उसकी मां उर्मिला ने कनक को काफी टॉर्चर किया था, पर अभी उन सभी चीजों को याद करते हुए कनक डिसाइड करती है इस बार कुछ भी हो जाए वह अपने दादाजी को डायरेक्ट मना कर देगी कि उसे प्रिंस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, वो प्रिंस से शादी नहीं करना चाहती। वही कनक की आंखों से बह रहे आंसुओं को देख और मिस्टर महेंद्र की यह बातें सुनने के बाद भी मिस्टर मनीष के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। उल्टा वो कनक को माहिरा से कंपेयर करते हुए बोलते हैं, क्यों यह इतनी जिद्दी क्यों है जो मुझे हर चीज इसे डांट के बोलनी पड़ती है और सबके सामने में बुरा बन जाता हूँ। अगर यह माहिरा की तरह सेंसेबल ओबीडियंट तो मुझे इसके ऊपर गुस्सा क्यों करना पड़ता। तुम खुद देखो, महिरा कनक से छोटी है पर देखो कितनी समझदार है, अपनी पढ़ाई में भी हमेशा क्लास में टॉप करती है। मुझे पूरा विश्वास है वह आगे चलकर हमारे परिवार का नाम रोशन करेगी। पर एक दूसरी तरफ ये है मेरी बड़ी बेटी, ये तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ने वाली है। मुझे तो डर है कि कहीं आपने इन हरकतों की वजह से ये दोनों परिवार के रिश्तों का ना बिगाड़ दे और आगे चलकर मिस्टर प्रिंस इससे शादी करने से ही मना कर दे, शादी तोड़ दे। इसे तो बेहतर होता कि प्रिंस के साथ कनक का नहीं बल्कि माहिरा के साथ ही छह तो कृष्णा छोटा क्या होता। वो ही अपने बड़े के गू बढ़ाते हुए
गुस्से और उनकी बातों को सुन विश्व महेंद्र समझ जाते हैं कि इस वक्त कुछ भी बोलते का कोई फायदा नहीं होने वाला है। इनके बड़े भैया काफी गुस्से में है और उन्होंने कनक के खिलाफ अपने मान में काफी कुछ बैठा रखा था, जिसकी वजह से वह कनक की साइड ना लेते हुए सीधा टॉपिक ही चेंज करते हुए अपनी वाइफ कविता की तरफ देख बोलते हैं। कविता, क्या हुआ? तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही हो? जाओ बड़ी भाभी उर्मिला की मदद करो, डिनर का समय हो रहा है। कविता, जो कि एक बहुत ही समझदार महिला थी, अपने पति के इसी सारे को बहुत जल्दी समझ जाती है और अपने सीट से उठते हुए बिना उर्मिला जी की तरफ देख मधु जी की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, चलिए मैं आपके साथ किचन में चलती हूँ, देखने की क्या क्या चीज है तैयार हो गई है, बच्चों को भूख लगा रही होगी। कविता एक स्वीट लविंग लेडी जरूर थी, पर उनसे भी उर्मिला के इरादे नहीं छपे थे कि उर्मिला किस तरह की मतलबी औरत है जो हर वक्त कनक और मिस्टर महेश्वरी के खिलाफ प्लानिंग करती रहती है, और जानबूझकर किस तरह की मतलबी औरत है जो हर वक्त कनक और मिस्टर माहेश्वरी के खिलाफ प्लानिंग करती रहती है। और जहां भी समय मिलता है वो मिस्टर महेश्वरी, कनक और मिस्टर मनीष के दरमियान फुट डालकर राखी हुई थी, ताकि मिस्टर मनीष का झुकाव कनक की तरफ ना बढ़े और वो हर समय अपनी मर्जी की कम से निकलवती रहे, जिसकी वजह से कविता के नजरों में उर्मिला की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। कविता, जिसे लड़कियों से बहुत लगाव था लेकिन उसे एक भी बेटी नहीं थी, वही कनक ने काफी कम उम्र में ही अपनी मां को दिया था। शायद ये भी एक कारण था कि कविता कनक को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानती थी। जब जब भी वो कहीं अपने पति मिस्टर महेंद्र और बच्चों के साथ घूमने जाती, हमेशा कनक को अपने साथ ले जाने का ट्राई करती, और अगर कनक उसके साथ नहीं जाती थी तो वह हमेशा करने के लिए अपने साथ कुछ ना कुछ स्पेशल गिफ्ट हर बार लेकर आया करती थी उसे खुश करने के लिए। तो ऐसे में भला वो उर्मी ला जैसी शातिर महिला को कोई भी रिस्पेक्ट कैसे दे सकती थी। वो जब भी महेश्वरी मैंशन में आती थी हमेशा उर्मिला को इसी तरह से इग्नोर करती है और मिस्टर महेश्वरी और कनक के साथ काफी अच्छे से घुल मिल के रहती है। यहाँ तक कि कविता के दोनों बेटे और पति महेंद्र भी उर्मिला और उनके दोनों बेटियों से काफी डिस्टेंस में दे रखते हैं, जिससे कि उर्मिला को हमेशा ही ऐसा फील होता है कि कविता उसके लो बैकग्राउंड से होने के वजह से उसे नीचा देखी है। वहीं जहां आज उर्मिला के लिए आज कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा था, इस तरह से कविता को खुद को इग्नोर करके उसी के घर के किचन की तरफ जाते हुए देखा उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि भले ही कविता भी महेश्वरी परिवार की बहू हो पर वह बड़ी बहू थी और कविता तो इस घर में रहती भी नहीं, तो भला बिना उसकी अनुमति के वो उसके किचन में कैसे जा सकती है। एक बार के लिए वो मिस्टर महेश्वरी के गुस्से और अग्रेशन को बर्दाश्त कर सकती है, पर कविता की नहीं। पर यहाँ अभी सबके सामने उसके लिए कविता को कुछ बोलना सही नहीं था। ये सोचते हुए उर्मिला कविता के पीछे किचन की तरफ आगे बढ़ती है, जहां कविता मधु जी के साथ गई थी। कविता मिस्टर महेश्वरी और कनक के साथ काफी अच्छे से घुलमिल के रहती है, यहाँ तक कि कविता के दोनों बेटे और पति महेंद्र भी उर्मिला और उनके दोनों बेटियों से काफी डिस्टेंस में दे रखते हैं, जिससे कि उर्मिला को हमेशा ही ऐसा फील होता है कि कविता उसके लो बैकग्राउंड से होने के वजह से उसे नीचा देखी है। वहीं जहां आज उर्मिला के लिए आज कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा था, इस तरह से कविता को खुद को इग्नोर करके उसी के घर के किचन की तरफ जाते हुए देखा उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि भले ही कविता भी महेश्वरी परिवार की बहू हो पर वह बड़ी बहू थी और कविता तो इस घर में रहती भी नहीं, तो भला बिना उसकी अनुमति के वो उसके किचन में कैसे जा सकती है। एक बार के लिए वो मिस्टर महेश्वरी के गुस्से और अग्रेशन को बर्दाश्त कर सकती है, पर कविता की नहीं। पर यहाँ अभी सबके सामने उसके लिए कविता को कुछ बोलना सही नहीं था। ये सोचते हुए उर्मिला कविता के पीछे किचन की तरफ आगे बढ़ती है, जहां कविता मधु जी के साथ गई थी। जैसे थोड़ी देर बाद महेश्वरी मैंशन के हॉल के बीच में खड़ी लड़की, जो कि मिस्टर महेश्वरी के पुराने फ्रेंड की ग्रैंड डॉटर थी, जिसे महेश्वरी में कोई भी नहीं जानता था, ना ही कोई आज से पहले उससे मिला था। लेकिन उस लड़की को देख अचानक से कनक के चेहरे पर एक ब्राइट सी स्माइल आ जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि सामने खड़ी लड़की कनक के लिए कोई अनजान नहीं थी। कनक इस लड़की को बहुत अच्छे से जाती थी। ये उसके दादाजी की फ्रेंड की पोती निशा थी, जो कि कुछ दिनों के लिए महेश्वरी मैंशन अपने नए बिजनेस के सिलसिले में इस शहर आई थी, जिसका इस शहर में कोई अपना नहीं था, जिससे कि आगे चल के कनक का काफी अच्छा रिश्ता बन गया था, जिसने कि कनक को पहले ही वार्निंग दी थी कि उसे प्रिंस जैसे प्लेबॉय लड़के से दूर रहनी चाहिए। उसके साथ रहेगी तो आगे चलकर धोखा ही मिलेगा।
वही क्योंकि प्रिंस के साथ कनक की शादी होना उसके दादाजी की आखिरी विश थी। मिस्टर महेश्वरी ने अपने आखिरी समय में प्रिंस और कनक का रिश्ता तय किया था, क्योंकि उन्हें कनक के फ्यूचर की बहुत परवाह थी। इसीलिए उन्होंने एक रिस्पेक्ट परिवार के लड़के को कनक के लिए चुना था। इस बात से अनजान कि उनका यही फैसला, जिससे कि उन्होंने कनक की जिंदगी को सेटल करने के बारे में सोचा था, वह आगे चलकर कनक के लिए उसकी सभी तकलीफ, बदनामी और मौत की वजह बन जाएगी। वही कनक जो इन सभी चीजों से अनजान थी, और क्योंकि प्रिंस को उसके दादाजी ने उसके लिए सिलेक्ट किया था, उसकी मैरिज प्रिंस के साथ फिक्स की थी। उसने निशा की यह एडवाइस नहीं मानी थी, लेकिन बाद में जैसा कि निशा ने कहा था, प्रिंस उसके दादाजी के जाने के बाद उसे छोड़कर महिरा की तरफ अट्रैक्ट हो गया था। वही जब कनक के दादाजी मिस्टर महेश्वरी की डेथ हुई थी, तब भी जब जहां कनक एकदम अकेले पर गई थी, प्रिंस के साथ उसकी एंगेजमेंट टूट गई थी और प्रिंस का माहिरा के साथ काफी सीरियस रिलेशनशिप में आ गया था। वो दोनों एक दूसरे के साथ एंगेज भी होने वाले थे। उसे वक्त निशा जब वापस अपने शहर अपनी फैमिली के पास लौट रही थी, तो उसने कनक को अपने साथ चलने के लिए कहा था, पर कनक ने उसके साथ जाने से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि वो महेश्वरी परिवार को नहीं छोड़ सकती। जिससे कि निशा गुस्सा होकर कनक से दूर हो गई थी, जिसके बाद से कनक निशा से कभी नहीं मिल पाए। लेकिन आज इतने समय बाद निशा को अपने सामने देखकर वो काफी ज्यादा खुश महसूस कर रही थी। उसके मन में तो इतने एक्साइटमेंट थी कि वो अभी आगे बढ़कर निशा को जाकर गले लगा लेती। लेकिन क्योंकि अभी निशा उसे नहीं जानती थी और यहाँ मौजूद बाकी सभी लोग के लिए निशा एक अजनबी थी, ऐसे में कनक का निशा के इतने क्लोज होना, इतना एक्साइटेड होना, ये सबके लिए काफी हैरान कर देने वाला था। जिसकी वजह से वो अपनी एक्साइटमेंट में को कंट्रोल किए हुए वहीं अपने दादाजी के पास साइड में बैठी हुई थी। वही उसके और महेश्वरी परिवार के सभी की नजरों के सामने खरी लड़की थी। महेश्वरी मैंसन के हाल में बीच ब्लैक जीन्स, ब्लू क्रॉप टॉप विद ब्लैक बूट और हाथों में 3 से 4 डिफरेंट डिजाइन्स और वैरायटीज के ब्रेसलेट पहने हुए एक लड़की मिस्टर महेश्वरी परिवार के सामने खड़ी थी, जिसका ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल काफी यूनिक था। उसकी उम्र देखने में करीब 24 से 25 साल की लग रही थी, जो कि अपने चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल लिए मिस्टर महेश्वरी और बाकी परिवार वालों की तरफ देख रही थी, जिसे देख ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो उन सभी को एग्जाम कर रही है। वैसे तो इस वक्त निशा के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान नजर आ रही थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव को देख ऐसा लग रहा था जैसे मानो महेश्वरी परिवार से मिलकर उसे बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं हो रही थी, जो कि थोड़ा अजीब था। वो ही कनक ने कभी ज्यादा निशा की प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं की थी। उससे दोस्ती होने के बाद भी उसने निशा के बारे में कभी डिटेल में जाने की कोशिश नहीं की थी, पर अभी इस तरह से निशा को देखकर कनक के मन में 2 ख्याल आते हैं। पहले कि शायद निशा अपने सामने खड़े अनजान नए लोगों को देखकर ज्यादा खुश नहीं होती होगी, लेकिन फिर उसके इस मिस्टीरियस बिहेवियर और स्माइल को देखकर ऐसा भी लग रहा था जैसे यह नए लोगों से मिलने की अनयूजनेस नहीं थी, और ना ही वो आपने किसी बिजनेस मैटर की वजह से यहाँ आए थी, बल्कि उसके यहाँ आने की कोई दूसरी वजह थी। हालांकि यह तो नहीं वो जानती थी, और ना ही महेश्वरी परिवार का कोई दूसरा सदस्य, कि आखिर निशा अपने मन में क्या छुपाए हुए है। लेकिन फिर कनक अपने मन में आ रहे इन सवालों को दूर करते हुए अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए बगल बैठे अपने दादाजी मिस्टर महेश्वर से सवाल करती है, दादू ये कौन है? वही जैसे ही निशा के कान में कनक की यह स्वीट सी आवाज सुनाई देती है। उसकी आवाज सुन जब वो कनक की तरफ देखती है, तो अचानक से उसके चेहरे की मिस्टीरियस फेक स्माइल बदलकर ब्राइट स्माइल बन जाती है। अचानक से उसके चेहरे पर एक खुशी का भाव नजर आने लगता है और वह अपने प्यार भरी नजर से कनक की तरफ देखने लगती है। उसकी नजर एकदम से कनक पर जाकर रुक गई थी। जितनी खुशी उसे कनक को देखकर हो रही थी, उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे मानो निशा का कनक से कोई पुराना रिश्ता हो, या फिर उसके यहाँ आने की वजह ही कनक हो। बाकी परिवार वालों से मिलते हुए भी निशा की नजरें कनक पर ही टिकी हुई थी। एक सेकंड के लिए भी वो कनक को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देती। वही कनक जो इस वक्त निशा को यहाँ महेश्वरी मैंशन में देखकर काफी खुश नजर आ रही थी, उसे भी यह चीज काफी अजीब लगती है, क्योंकि वाकई में आज से पहले वो तो कभी निशा से नहीं मिली थी, तो फिर निशा उसे इतनी ध्यान से क्यों देख रही है? क्या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? अभी इस चीज को सोचते हुए कनक को ध्यान आता है कि निशा, जिसका महेश्वरी परिवार के किसी भी सदस्य से कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं बना था,
वही दूसरी तरफ निशा ने खुद कनक से दोस्ती करने की पहल की थी और वह हमेशा हर मोड़ पर कनक के लिए खड़ी रहती थी। लेकिन क्यों? इस बात का जवाब कनक के पास नहीं था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर निशा, जो बाकी परिवार वालों के साथ इतनी रूड बिहेव करती थी, उसके साथ इतना अच्छा क्यों बिहेव करती थी। वही मिस्टर महेश्वरी अपने सभी फैमिली मेंबर्स से निशा को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। निशा भी रिस्पेक्ट के साथ महेश्वरी परिवार के सभी बड़े सदस्यों को नमस्कार करती है, जिसके बाद मिस्टर महेश्वरी अपनी पोती को इस तरह से इतना कंफ्यूज देख थोड़ा हैरान होते हुए निशा को कनक से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलते हैं, निशा, दिस इज माई डियर ग्रैंडडॉटर कनक। जिसके बाद वो कनक से बोलते हैं, कनक, निशा कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने के लिए आई है। अपने बिजनेस के सिलसिले में अभी अभी इसके परिवार के इस शहर में नई कंपनी इस्टेब्लिश्ड की है, जिसका सारा कारोबार निशा ने ही संभाला है। हालांकि अभी ये इस शहर में नई है, जिसकी वजह से यह यहाँ हमारे साथ इसी घर में रहने वाली है। तो मैं चाहता हूँ कनक, इस दौरान तुम निशा का अच्छे से ध्यान रखोगी। वही अपने दादाजी की यह बात सुन कनक अपने चेहरे पर एक बहुत ही ब्राइट स्माइल लिए निशा के पास आकर बढ़ाते हुए उसे हेलो करती है और उसको इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, मिस निशा, तुम तो कितनी स्मार्ट हो। तुम मुझसे 3 या 4 साल ही बड़ी हो, लेकिन अभी इतनी कम उम्र में ही तुम अपनी फैमिली की कंपनी भी संभाल रही हो। सच कहो तो मुझे तुमसे बहुत जलेसी हो रही है। जिसकी यह बातें सुन निशा, जो कि बाकी सभी सदस्यों के सामने तो काफी सरू सा चेहरा बनाए रखी थी, बड़ी मुश्किल से उन्हें देख हल्का मुस्कान रही थी। कनक की यह बातें सुन अगले ही पल वो अपने चेहरे पर एक बड़ी सीट मुस्कान लिए बोलती है, थैंक यू सो मच मिस कनक, पर आप इस तरह से मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं इतनी भी स्पेशल या इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितना आप दिखने की कोशिश कर रही हैं। जिस पर कनक निशा को रोकते हुए बोलती है, नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ, आप बहुत स्मार्ट हो, तभी तो आप इतना बड़ा कारोबार संभल रही हो। पर मैं तो आपके जितनी आधी भी स्मार्ट नहीं हूँ। वही साइड में खड़े मिस्टर महेश्वरी जब अपनी पोती को इस तरह से निशा से इतनी अच्छे से इंट्रोडक्शन करता देखा और उसके अंदर इतना इंटरेस्ट लेता देख अपने चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल लिए बोलते हैं, वेल निशा बेटा, कनक ने बात तो सही कही है। तुम बहुत स्मार्ट हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक तुम यहाँ इस शहर में रहने वाली हो, तुम कनक को अपने साथ ही रखो। क्या पता तुम्हारे साथ रहकर उसके अंदर भी कुछ समझदारी ये जाए और मेरी टेंशन थोड़ी कम हो जाए। जिनकी यह बातें सुन कनक अपने चेहरे पर गुस्से भरा एक्सप्रेशन लिए कंप्लेंट करते हुए बोलती है, दादू बस कीजिए, आप इस तरह से सबके सामने मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। क्या आपको थोड़ी भी मेरी इमेज की परवाह नहीं? सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? गो, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू। ये बात बोलते हुए कनक अपने क्यूट से चेहरे पर गुस्से बड़ा एक्सपेंशन लिए जाकर अपने दादाजी के दूसरे साइड में बैठ जाती है। वही कनक के गुस्से में छुपी क्यूटनेस को देख वहां मौजूद सभी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, ये सोचकर कि सच में ये लड़की कितनी क्यूट और इनोसेंट है। वही इस तरह से कनक का ये बिहेवियर मिस्टर मनीष को दूसरों से अपोजिट बहुत ही एम्बैरेसिंग लगता है। लेकिन फिर अगले ही पल मिस्टर मनीष आगे बढ़ निशा को अपनी दूसरी बेटी माहिरा से इंट्रोड्यूस करते हुए बोलते हैं, हेलो निशा बेटा, इससे मिलो, यह मेरी दूसरी बेटी माहिरा। ये बहुत ही स्मार्ट है, यह मेरी सबसे समझदार बेटी है और मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर महिला का तुम्हारे साथ काफी अच्छा रिश्ता बनेगा और तुम्हारे साथ रहकर माहिरा को भी कुछ अच्छी गाइडलाइंस मिलेंगे। मिस्टर महेश्वरी माहिरा के बारे में बोलते हुए इस वक्त काफी हैप्पी और प्राउड नजर आ रहे थे। ऐसे मानो जैसे उनके लिए बहुत गर्व की बात थी कि माहिरा उनकी बेटी थी, जो चीज वहां मौजूद उनके पिता मिस्टर महेश्वरी भी नोटिस करते हैं। जिस चीज से मिस्टर महेश्वरी के चेहरे पर गुस्से भरे एक्सप्रेशन आ जाता है, वहीं निशा, जो कि कनक से तो काफी हैप्पीली मिली थी, माहिरा से मिलते हुए उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नजर नहीं आ रही थी, जिसका रिएक्शन को देखकर ये पता चल रहा था कि भले ही मिस्टर मनीष महेश्वरी के लिए बहुत प्राउड की बात हो कि माहिरा उनकी बेटी है, पर निशा को मेरा में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। बल्कि जहां माहिरा अपने पिता की तारीफों से खुश होकर अपने चेहरे पर एक बहुत ही भारी बड़ी सी स्माइल लिए निशा को हेलो करती है, हेलो मिस निशा, मेरा नाम माहिरा है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है फ्यूचर में भी हम दोनों का साथ काफी अच्छा जाएगा। वो ही कनक के साथ बात करने में तो काफी इंटरेस्ट आ रहा था, लेकिन माहिरा को देख उसे मन में एक अजीब सी फीलिंग आती है। हालांकि माहिरा दिखने में तो काफी ब्यूटीफुल थी,
इस वक्त उसके चेहरे पर मुस्कान भी नजर आ रही थी, लेकिन उसके चेहरे के मुस्कान निशा के सामने उसके चेहरे के पीछे छुपी शैतानी नेचर को नहीं छुपा पाते हैं, जिससे कि वो अपने सामने खड़े माहिरा जैसी किसी डबल फेस इंसान को देख रही है। और ऐसे इंसान पर निशा के लिए अपना 1 मिनट भी खर्च करना बहुत बड़ी बात थी, जिसकी वजह से निशा मेरा पर अपना ज्यादा समय नादते हुए सिंपल से उसे हेलो करते हुए आगे बढ़ जाती है। वो ही कनक के साथ बात करने में तो काफी इंटरेस्ट आ रहा था, लेकिन माहिरा को देख उसे मन में एक अजीब सी फीलिंग आती है। हालांकि माहिरा दिखने में तो काफी ब्यूटीफुल थी, इस वक्त उसके चेहरे पर मुस्कान भी नजर आ रही थी, लेकिन उसके चेहरे के मुस्कान निशा के सामने उसके चेहरे के पीछे छुपी शैतानी नेचर को नहीं छुपा पाते हैं, जिससे कि वो अपने सामने खड़े माहिरा जैसी किसी डबल फेस इंसान को देख रही थी। और ऐसे इंसान पर निशा के लिए अपना 1 मिनट भी खर्च करना बहुत बड़ी बात थी, जिसकी वजह से निशा मेरा पर अपना ज्यादा समय नादते हुए सिंपल से उसे हेलो करते हुए आगे बढ़ जाती है। निशा उसे कोई भाव नहीं देने वाली थी, जैसे कि उसने परिवार के सभी बड़े सदस्यों को हेलो किया था और उनसे कुछ बातें भी की थी, लेकिन वो माहिरा को हेलो करते हुए उसके रिएक्शन का इंतजार किए आगे बढ़ जाती है, जो ये दिखा रहा था कि उसे माहिरा में कोई इंटरेस्ट नहीं। वही माहिरा जिसे हमेशा से अपने माता पिता और फ्रेंड्स ग्रुप में काफी इम्पोर्टेंट मिली थी, यहाँ तक कि मिस्टर महेश्वरी जो कि कनक को सबसे ज्यादा प्यार करते थे और महिला को इतना नहीं, लेकिन फिर भी वह माहिरा को कभी अच्छे से ट्रीट करते थे, उसे किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया करते थे, वो उसकी सारी ख्वाहिश पूरी किया करते थे। लेकिन आज यूं इस तरह से एक अनजान लड़की निशा को कनक के साथ इतने अच्छा बिहेव करता देख और खुद को नजरअंदाज करता देख उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है, क्योंकि अभी थोड़ी समय पहले ही निशा काफी खुशी खुशी कनक से बातें कर रही थी, जिसे देखकर माहिरा को लगा था कि निशा बहुत ही स्वीट टाइप गर्ल है, जिसके साथ उसकी काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है, अपने पिता के बिजनेस में कुछ फायदा भी करवा सकती है। क्योंकि आज दोपहर के समय माहिरा को उसके पिता ने बताया था कि निशा एक बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करती है, उनका बिजनेस काफी बड़ा है, अगर वो उसके साथ अच्छे से दोस्ती हो जाती है तो उनको भी बिजनेस में काफी फायदा मिलेगा। जिसकी वजह से माहिरा आज सुबह से ही प्लानिंग कर रही थी कि जब निशा वहां उसके घर आएगी तो वह निशा के साथ काफी अच्छे से बिहेव करेगी और उससे क्लोजनेस बढ़ा आएगी, ताकि इससे उसके पिता के मन में उसके लिए प्यार और रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाए। और उसके दादाजी जो कनक को प्यार करते हैं, उन्हें भी वो यह एहसास करना चाहती थी कि कनक को नहीं, उन्हें माहिरा को ज्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि कनक से नहीं, उससे उसके परिवार को बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन जैसे ही वो सामने आए, निशा के चेहरे की वो मुस्कान में गायब हो गई और वो इस वक्त काफी रूड नजर आ रही थी, जिस चीज की वजह से माहिरा थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड महसूस करने लगती है। यह उसके लिए बहुत बड़े इंसल्ट की बात थी, उसे निशा का ये भी है बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और उसे मन ही मन निशा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने फैमिली मेंबर्स के सामने जो उसकी एक क्यूट गर्ल की इमेज है, उसे बचाने के लिए अभी अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान रखे हुए थे, पर उसके मन में इस वक्त काफी सारा गुस्सा भरा हुआ था, जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रही थी। पर वहीं पास ही में खड़ी कनक माहिरा के चेहरे के इस एक्सप्रेशन को देखकर समझ जाती है कि माहिरा निशा के इस तरह से नजरअंदाज करने की वजह से गुस्से में है। जिस चीज से कनक काफी हैप्पी नजर आ रही थी, उसके चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है और उसके मन में ये ख्याल आता है, इंडीड निशा परफेक्ट है, मेरी दोस्त बनने के लिए अभी से ही माहिरा को गुस्सा होने पर मजबूर कर दिया है। और जैसे कि निशा की पर्सनैलिटी है, आगे चलकर वो माहिरा को काफी अच्छे से सीखने वाली है। ये सोचते हुए कि जो गलती पिछली बार मैंने की थी, इस बार मैं उसे चीज को नहीं दोहराने वाली हूँ, वो आगे बढ़ निशा का हाथ थमते हुए बोलती है, हे निशा, अभी डिनर लगने में समय है, तब तक के लिए चलो, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। ये बात बोलते हुए उसे अपने साथ लेकर घर घूमने के लिए चली जाती है। निशा का माहिरा को इग्नोर करता देख कनक काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जिसे कि उसके मन में आ रहे वह सारे शंकाएं दूर हो जाती है कि निशा के यहाँ महेश्वरी मैंसन आने की वजह कोई और भी हो सकती है। वही निशा जो कि कुछ सेकंड पहले माहिरा के सामने इतना रूड बिहेव कर रही थी, लेकिन कनक के इस तरह से बिना उसके पूछे उसके करीब आने, उसका हाथ पकड़ उसे खींचना देखकर भी वह कनक को कुछ नहीं कहती है, बल्कि अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए वो कनक के साथ उसके पीछे पीछे चल देती है, ऐसे जैसे मानो उसका कनक के साथ कोई पुराना रिश्ता हो।
जिसे देख माहिरा, जो कि पहले से ही निशा से गुस्सा नजर आ रही थी, अब इस तरह से निशा को अगले ही पल कनक को इतने अच्छे से ट्वीट करता देख माहिरा और उसकी मां उर्मिला दोनों को ही काफी अजीब लग रहा था। जिसकी थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर मिस्टर महेश्वरी अपने सभी परिवार के सदस्यों और गेस्ट निशा के साथ बैठे हुए डिनर एंजॉय कर रहे थे, जब उनकी नज़र निशा के पास ही में बैठे कनक पर जाती है, जिसे देख उन्हें प्रिंस को ध्यान आता है, जिससे कि उन्होंने कनक के लिए चुना था। हालांकि अभी तक उन्होंने कनक से इस रिश्ते के बारे में उसकी ख्वाहिश नहीं पूछी थी कि वो प्रिंस को पसंद करती है कि नहीं, पर मन ही मन में उन्होंने प्रिंस को कनक का फ्यूचर हस्बैंड मान लिया था और वह कनक को भी इस चीज के लिए कन्वेंस करना चाहते थे। इसी चीज के बारे में सोचते हुए वो अपने दोनों बेटों से प्रिंस के बारे में बात करना शुरू करते हैं। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, नंदा परिवार बहुत लगी है, जो उनका बड़ा बेटा इतना लायक और मेहनती है। मिस्टर नंदा ने तो अपने कंपनी जाना भी छोड़ दिया है। He has taken over his company very quickly, and what a big project he has just won for his company. Looks quite good too. काफी सारे परिवार की लोग उसे अपनी बच्चियों का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, पर उन्होंने अभी तक किसी को हाँ नहीं कही है। वही मैंने भी मिस्टर नंदा से इस बारे में बात की थी, लेकिन पता नहीं इस बात का कुछ अंजाम भी होगा कि नहीं। आफ्टर ऑल प्रिंस एक यूनिक टैलेंट है जो नंदा परिवार को काफी आगे तक ले जाने वाला है। उसकी लाइफ पार्टनर चुनने के लिए नंदा परिवार के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जिनकी यह बात सुन सामने से मिस्टर महेंद्र बोलते हैं, पापा आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? चिंता वाली कोई बात नहीं, मुझे पूरा विश्वास है मिस्टर नंदा आप ही की प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, और करें भी क्यों ना, आप दोनों इतने पुराने फ्रेंड जो हो। हालांकि मिस्टर महेश्वरी यह बात कनक को सुनने के लिए बोल रहे थे, ताकि कनक के मन में प्रिंस के लिए कुछ फीलिंग्स डेवलप हो कि वो कितना परफेक्ट लड़का है, उसके साथ उसका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। पर वही कनक, जिसे ना तो पहले प्रिंस में कोई इंटरेस्ट था और ना ही आज है। पहले तो उसने प्रिंस चेज वो सिर्फ अपनी दादाजी के वजह से किया था, पर फिर आखिर में महिरा की और प्रिंस के रिलेशनशिप में जाने के बाद वो खुद ही पीछे हो गई थी। लेकिन अब जब वो सारी सच्चाई जानती है कि प्रिंस किस तरह का लड़का है, और माहिरा का फ्यूचर गेम ही प्रिंस को फंसाकर उससे शादी करना और नंदा परिवार की बहू बनकर वो मुकाम और रिस्पेक्ट हासिल करना होगा, जो कि उसकी मां आज तक महेश्वरी परिवार में नहीं कर पाई थी, वही प्रिंस भी उसे ही चुनेगा। खैर जो भी हो, कनक को इस बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, उसे प्रिंस से कोई भी मतलब नहीं था। इस बार उसके दादाजी उसे प्रिंस से शादी करने के लिए कितनी ही फोर्स क्यों ना करें, वो इस चीज के लिए नहीं मानने वाली थी, और उसे इन सभी चीजों से कैसे निकालना है, इसके लिए अब उसे रास्ता मिल गया था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।